नमस्कार आप सभी का गोल्डन जिके 21 में फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई इंडियन ज्योग्राफी, आप सबको पता ही है। जो कि तीसरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे आज, है ना। इसके बारे में इससे पहले वाला क्लास में मैं बेसिक बेसिक बातें बता दिया था। आज हम लोग जो है उससे आगे बढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। वीडियो देखने के बाद और जितना पढ़ाऊंगा भाई उतना करने के बाद एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है भारत का भौतिक स्वरूप बोलिए चाहे भौतिक वितरण बोलिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो आप सबको पता है भारत विभिन्न भू आकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। मैं आपको कल के क्लास में इसके बारे में बताया था। तो यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न ये पूछ ले जाते हैं कि भाई भारत में मैं बात करूं तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पे पर्वत है या फिर पठार है, पहाड़िया है, या फिर जो आपके मैदानी इलाका है वो कितने प्रतिशत भाग पे है, मेंशन कर दिया हूँ। तो आप चाहे तो डायग्राम बना के भी इसे रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन में कर दिया हूँ। भारत में अगर मैं बात करूँ तो पर्वतीय जो क्षेत्र है कितने प्रतिशत भाग पर, तो 10.7% भाग पर। पहाड़िया की मैं बात करूँ तो 18.6% भाग पर पहाड़िया है। और पठार की मैं बात करूं तो यह जो है 70.7% भाग पर पहाड़िया है। और सबसे ज्यादा जो आप देख सकते हैं मैदानी भाग है ना, जो कि 43% है, ठीक है। तो ये बेसिक डेटा है, हालांकि मैं आपको इससे पहले वाला क्लास में इसके बारे में बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये एक आपके पता है कि आपके एग्जाम में जो है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए, फिर यूपीएससी में भी, ठीक है। प्रश्न ये पूछे गए थे कि भारत के भौतिक आधार पर, या फिर आप सीधे तौर पे कह सकते हैं भारत को भौगोलिक संरचना के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 6 भाग, ठीक है। ये 6 भाग कौन कौन सा है तो आप देख सकते हैं। पहला जो भाग है भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा इलाका होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, जो उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र होगा, ये जो आप देख सकते हैं भाई ये भारत के पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। जो कि हम लोग आज के क्लास में इसे पूरा कंप्लीट करने वाले, ये है भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा कौन है तो उत्तर भारत के मैदान। ये कौन सा क्षेत्र है भैया, जरा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये जो है उत्तर भारत के मैदान है, जिसमें बिहार, झारखंड ये सब भी आ जाता है। आपको पता होना चाहिए यूपी आ जाता है, ये वाला क्षेत्र है ना। असम का मैदान को भी हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। तो ये जो है उत्तर भारत के मैदान है। तीसरा कौन सा सेक्शन है जरा सा देखिएगा। मैं आपको हालांकि इसके बारे में कल के क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, आज हम लोग पूरा करेंगे इस टॉपिक को। तो तीसरा जो है यहाँ पे प्रादीपीय भारत। प्रादीपीय भारत क्या होता है, हम लोग बहुत कायदे से समझ चुके हैं कि भाई प्रादीपीय भारत कौन सा क्षेत्र होगा। मतलब कि वो भूमि जो तीन तरफ से जो है समुद्र से घेरा होगा, है ना। यहाँ पे देख सकते यह है प्रादीपीय भारत। तो अलग अलग करके हमें पढ़ना होता है। चौथा जो है भारत का मरुस्थलीय वाला क्षेत्र, ये कौन सा इलाका होगा भैया, तो आप कहिएगा सर आप ये भी तो बताए थे। हाँ बिल्कुल बताया था, ये जो राजस्थान वाला जो इलाका होगा यहाँ पे भारत का मरुस्थलीय वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहीं पे भारत का तटीय प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये जो तटीय जो क्षेत्र है भारत का, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अगला जो भाग है भारत के द्वीप समूह, ये जो आप देख सकते हैं जिसमें बंगाल की खाड़ी का द्वीप समूह जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। और यहाँ पे आपको अरब सागर में भी द्वीप समूह दिखेगा। अरब सागर में बोल रहा हूँ, ठीक है, अरब सागर का द्वीप समूह जो कि लक्षद्वीप है, इसके बारे में हम लोग कवर करते हैं। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सर भारत की भौतिक संरचना के आधार पर, मैं फिर से कर रहा हूँ, भारत के भौतिक संरचना के आधार पर इसे 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं भारत के भौतिक वितरण के आधार पर इसे 6 भागों में बांट के पढ़ते हैं। भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदान, प्रादीपीय भारत, भारतीय मरुस्थल, भारत का जो तटवर्तीय इलाका है मैं आपको बता दिया भाई भारत के तटवर्तीय इलाका कौन सा होगा। और उसके बाद यहाँ पे भारत के द्वीप समूह, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको पढ़ने हैं। आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट जो करने वाले हैं इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वाला सेक्शन के जो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे आज पूरा कर लेंगे इसे। भारत का पर्वतीय प्रदेश या फिर पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना।
जो कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको ये सब पढ़ा चुका हूँ, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुआ था, है ना, ये सब लेके, मतलब ये सभी के बारे में आपको कल की क्लास में बताया था, तो जाके देख सकते हैं वो वीडियो, ठीक है। तो ये जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत थ्योरी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट के बारे में आपको कल क्लास में बता दिया था। यहाँ से आज को, तो आज की क्लास जो है हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे मैं मैप से एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये अगर ये तो आपने बताया है तो कितने बार बता दीजिएगा भाई, ठीक है, आप समझ लिए हैं तो अच्छी बात है, और आप समझिए ना एक बार और अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए, आपको खुद से न करना पड़े। तो अभी हम लोग, मैं आपको बताया हूँ ना कि भाई भारत के जो है भौतिक विभाजन की मैं बात करूँ तो इसे 6 भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे भारत के पर्वतीय जो क्षेत्र है ना, इसे देखने वाले, ये वाला क्षेत्र को पढ़ने वाले, ठीक है, एक एक करके। चलिए, तो इसे ऊंचाई के आधार पे भी बांटा गया है और नदी के आधार पे भी बांटा गया है। मैं फिर से कर रहा हूँ, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई के आधार पर जो है भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसे ऊंचाई के आधार पर भी 4 भागों में अगर देखा जाए, हालांकि एनसीईआरटी 3 ही भाग लिखता है, ठीक है ना। एक आप सबको पता है कि महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। और वही अगर नदी के आधार पर देखिएगा, जो हिमालय का विभाजन किया गया वो 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन सा होगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर ना आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ जो कि जो ट्रांस हिमालय है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। और हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो ऊंचाई के आधार पर जो है यहाँ पे वर्गीकरण जो किया गया है, देखिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ट्रांस हिमालय को। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ट्रांस हिमालय क्या होता है, हम लोग अभी समझेंगे ना, कौन सा इलाका होगा, कौन सा क्षेत्र होगा। उसके बाद दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा जो है बाह्य हिमालय है, ठीक है। मैं फिर से कर रहा हूँ, ऊंचाई के आधार पर हिमालय का जो विभाजन किया गया है 4 भागों में। हालांकि ट्रांस हिमालय का मैक्सिमम एरिया तिब्बत में पड़ता है, चाइना में पड़ता है, तो इसलिए हम लोग शामिल नहीं करते, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। एनसीईआरटी में आपको महान हिमालय से चीजें दिखेगा, ठीक है। तो आप सीधे तौर पे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप आंसर टिक करिएगा 3 भागों में। लेकिन ट्रांस हिमालय भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हालांकि कैलाश श्रेणी पूरे तरीके से आप देखेंगे तो तिब्बत में पड़ता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा महान हिमालय है, तीसरा लघु हिमालय है, और चौथा बाह्य हिमालय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा मैप पे समझ लेते हैं कि भाई ट्रांस हिमालय का क्षेत्र कौन सा है, लघु हिमालय, महान हिमालय, बाह्य हिमालय का जो क्षेत्र है ये कौन कौन सा है। आइए समझते हैं। देखो भाई, ये अपना पैरासा इंडिया है ना। चलिए, ऊपर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सब कुछ, एक एक करके हम लोग देखेंगे अभी। ये अपना पैरासा इंडिया है, ठीक है। समझिए कि भाई मैप पे इसका लोकेशन क्या है, जरूरी है। तो देखिए ऊपर में जो है यहाँ पे 3 श्रेणी दिखेगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों श्रेणी जो है किसका हिस्सा है, तो आप कहेगा सर ये जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। एक बार समझिए, फिर मैं आपको पीडीएफ लेके आऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक श्रेणी और है, कैलाश श्रेणी, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्या है भाई, ये कैलाश श्रेणी, तो इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक एक करके। तो इसका नाम है काराकोरम श्रेणी, ये जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी, दूसरा है यहाँ पे लद्दाख श्रेणी, और तीसरा जो है यहाँ पे जास्कर श्रेणी है। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है कैलाश पर्वत या फिर कैलाश श्रेणी, जो कि ये तिब्बत में पड़ता है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो आपको ये पता चल गया भाई, है ना।
कि भाई यहाँ पे ऊंचाई के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, पहले ट्रांस हिमालय तो मैं आपको दिखा दिया हूँ, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, जो कि आपने देख लिया मैप पे कहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है, समझना जरूरी है भाई साहब। ठीक है, अब यही पे हम लोग बात कर लेते हैं भाई महान हिमालय की। ठीक है, तो महान हिमालय की बात करूं तो यहां से शुरू होता है कहानी। एक मिनट, मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूं, क्योंकि ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय ही आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो ये महान हिमालय है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा, ये महान हिमालय, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, दूसरा जो है उसका नाम जो आप देखेंगे जस्ट उसके नीचे है, कौन सा हिमालय, यहाँ पे देखिएगा, इसका नाम है भाई लघु हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूं लघु हिमालय। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको दिखेगा बाह्य हिमालय। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा, तो इसका नाम क्या है भाई, बाह्य हिमालय। तो मैप पे आपको इसका लोकेशन पता चल गया, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो मैं आपको ऊंचाई के आधार पे बांट के बताया हूँ, उसके बाद मैं आपको नदी के आधार पे जो है हिमालय का वर्गीकरण देखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसका लोकेशन पता चल गया कि ये है कहाँ, और इसका क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो है कौन सा क्षेत्र अलग करता है। तो ये सब भी हम लोग देखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं अभी आपको मैप पे ये दिखाने का कोशिश किया हूँ कि ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा हिस्सा है, महान हिमालय हम लोग देख लिए कहाँ पे पड़ता है, लघु हिमालय, इसका क्रम मैं फिर से कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप जब रिवीजन करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं आपकी जो कहानी जहां से शुरू होता है वहां पे। जो चीज अभी मैं बताया हूँ यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, मैं फिर से कर रहा हूँ। अब ये जो सारी चीजें अभी हम लोग मैप पे जो देखे हैं यहाँ पे, इसी को एक एक करके आइए पढ़ते हैं आगे। और ये चीज मैं पीडीएफ में लिख भी दिया हूँ। ठीक है, देखिए मैं पीडीएफ में इसलिए लिख देता हूँ सारी चीजें, नहीं तो यार मैं बोर्ड पे वैसा ही सिर्फ बिना पीपीटी के मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपके समझ के लिए मैं सारी चीजें एक जगह मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेंशन में कर दिया हूँ, कलर चेंज कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं मैं आपको बताते जाता हूँ, ये माइंड पे रखिएगा। और पीवाईक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है। ये ट्रांस हिमालय है भाई, तो ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा हिस्सा था, तो आप कहिएगा सर ट्रांस हिमालय का निर्माण। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते, जरा सा ध्यान रखिएगा। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय से पहले हो चुका था, इसलिए इसे हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, हिमालय का जो वो निर्माण हुआ है, या फिर उसका जो कह सकते हैं कि उद्भव हुआ है, वो कहाँ से हुआ है, तो वो सारी चीजें मैं आपको कल के क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन ये जो ट्रांस हिमालय जो देख रहे हैं ना, ये इसका जो निर्माण है वो हिमालय से पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो हिमालय का हिस्सा इसे ट्रांस हिमालय को नहीं माना जाता है। और दूसरे कारण ये है कि इसका मैक्सिमम एरिया तिब्बत में पड़ता है, तो इसलिए भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये डाउट भी क्लियर। अब इसके अंतर्गत जो है ट्रांस हिमालय में बात कर लो तो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है और कैलाश श्रेणी। आप सबको मैं बता दिया हूँ मैप पे, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला जो है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा जो आप देख सकते हैं कैलाश, जो कि पूरे तरीके से तिब्बत में कैलाश श्रेणी। तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा जो हिस्सा है वो, या फिर कौन सा श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक कैलाश श्रेणी पता है। चौथा पांचवा कुछ भी आए आपके पेपर में तो आप उसे टिक कर देंगे कि भाई ये गलत है या फिर ये सही है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि काराकोरम जो श्रेणी है, यहाँ पे वनस्पति का अभाव है। वनस्पति का अभाव इसलिए है क्योंकि कैसे वनस्पति होगा यहाँ पे,
अगर आप देखेंगे तो ये सबसे ऊंचाई पे है और यहाँ पे ये मैक्सिमम एरिया इसका बर्फ से ढका रहता है ना। तो वनस्पति का अभाव जाहिर से बात होगा ही। तो भाई जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं हाँ बिल्कुल यहाँ पे वनस्पति का अभाव है। किस पे? तो आप कहिएगा ट्रांस हिमालय में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय का जो एरिया था, अभी तो हम लोग ट्रांस हिमालय को देखे हैं, ये वाला जो था भाई ट्रांस हिमालय के बारे में देखे हैं। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना, कि भाई यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पेपर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं काराकोरम श्रेणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काराकोरम जो दर्रा है आप सबको पता होना चाहिए ये कितना महत्वपूर्ण है, और ये सबसे ऊंचाई पर ये दर्रा स्थित है। अच्छा, दर्रा क्या होता है? मान लीजिए ये पर्वतीय क्षेत्र है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये पर्वतीय इलाका है भाई, है ना, ये पर्वतीय इलाका है। मान लीजिए पहाड़ है और इस पहाड़ को काट कर जो है ये रास्ता बनाया जाता है। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पे इस पहाड़ को मैंने काट के जो है यहाँ पे क्या किया, रास्ता बना दिया। तो यही जो नाम दे दिया गया इसका भाई दर्रा, है ना, इसका नाम क्या हो गया, जिसे इंग्लिश में पासेस और हिंदी में दर्रा कहते हैं। ठीक है, दर्रा पर्वतीय शब्द भी है, आपको पता होगा। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ एनसीईआरटी वाले बुक में, इसलिए कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का सीरीज भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए एनसीईआरटी बुक में ना कुछ कुछ चीजें भाई बॉक्स में करके दे देता है, तो एनसीईआरटी जो मैं आपको पढ़ाया हूँ आप वो भी वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो दर्रा समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा काराकोरम श्रेणी में, तो यह जो है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है या फिर सबसे ऊंचाई पर है, ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे? तो आप कहिएगा सर अभी तो आपने मैप पे बताया ना भाई, यहाँ पे देखिएगा काराकोरम श्रेणी यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो सबसे ऊपर में है या फिर सबसे उत्तरी हिस्सा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। वही चीज यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 या फिर गॉडविन आइंस्टीन जो है, जिनकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो यह जो है 8611 मीटर है, ये मीटर में है। ये कौन से श्रेणी में है? डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में, तो आप कहिएगा सर यह जो है काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कहाँ पे? तो अब मैं थोड़ा सा मैप पे यहाँ पे भी लेके चल जाता हूँ, और यहीं पे आपको जो है दिखेगा K2 गॉडविन आइंस्टीन जो पर्वत है यहाँ पे, है ना, जो कि भारत के पीओके वाला क्षेत्र में है, पीओके वाला क्षेत्र में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे है कौन से श्रेणी में? तो आप कहेगा सर ये जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि K2 जो श्रेणी है, पर्वत है ना, या फिर K2 गॉडविन आइंस्टीन जो ये पर्वत है, ये कौन से श्रेणी का हिस्सा है, कौन से हिमालय का हिस्सा है? तो आप कहिएगा ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। कौन से श्रेणी में आता है? तो ये काराकोरम श्रेणी में आता है। तो प्रश्न घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, आपका कंसेप्ट अच्छा है, डेफिनेटली यार एग्जाम में आप जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब काराकोरम श्रेणी में ना 4 प्रमुख हिमनद है। हिमनद तो समझते हैं ना सभी लोग, ठीक है, जिसमें आप नाम जरूर सुना होगा, सियाचिन का, बाल्टोरा का, वेफो का और हेस्पर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ और है लेकिन ये 4 महत्वपूर्ण है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पता है प्रश्न ये पूछे जाते हैं, ये पूछे गए प्रश्न है यूपीएससी में। प्रश्न ये तो रिपीट हुआ है, बीपीएससी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार के अन्य एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे। तो आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सियाचिन और हिमनद है या फिर जो ग्लेशियर है ये कौन से श्रेणी में है, तो आप डायरेक्टली बोलिएगा सर ये हिमालय का नाम पूछेगा तो बोलिएगा ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय के कौन से श्रेणी में? तो काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का जो मैं बताया ना भाई 4 श्रेणी, एक तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, है ना, उसके बाद कैलाश। तो कैलाश तो जाहिर सी बात है ये मैक्सिमम एरिया, मतलब कि समूचे एरिया उसका इसमें आ जाता है, तिब्बत में आ जाता है, तो उसको तो छोड़िए। तो आप माइंड पे रखेंगे काराकोरम श्रेणी में सियाचिन है, बाल्टोरा है, बेफो है और हेस्पर है। ये कहाँ पे है? तो ये थोड़ा सा लोकेशन हम लोग लोकेशन में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा सा मीप ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाए। यार मेरा इंटेंशन है कि आपको सारी चीजें समझ में आए, है ना, रटना नहीं है कुछ भी। और ज्योग्राफी जो 17 से 19 जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके पेपर में, तो ये इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ के जाना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
जितना ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ ना सफिशिएंट है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा देखिएगा, ये अपना प्यारा सा इंडिया है, जो कि इंडिया के संदर्भ में ही हमें सब कुछ करना होता है, पढ़ना होता है, आपको पता होगा भाई, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे काराकोरम श्रेणी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सबसे ट्रांस हिमालय का जो है सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हिमनद दिखेगा, 4 हिमनद जो हम लोग नाम देखें, यहाँ पे 2 इस साइड है, 2 यहाँ पे है, और एक जो है यहाँ पे K2 गॉडविन एंडस्टीन जो यहाँ पे पर्वत श्रेणी था ये है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 4 जो है ये है ना, ये जो सियाचिन आप देख रहे हैं भाई, यहाँ पे है सियाचिन, ठीक है। यहाँ पे ये ग्लेशियर है ना सियाचिन। सियाचिन की बात करें तो कितने ऊंचाई पर है ये, ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह जो है 72 किलोमीटर पर है। सियाचिन के बाद जो है यहाँ पे आपको दिखेगा जिसका नाम है बाल्टोरा, है ना, और ये कितने ऊंचाई पर है, 58 किलोमीटर पर, है ना, 58 किलोमीटर ऊंचाई पर है बाल्टोरा। उसके बाद यहाँ पे K2 गॉडविन्स है, आपको मैं बता दिया हूँ ये K2 है। यहीं पे आपको बेफो दिख जाएगा भाई, है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं भाई ये बेफो है। और इसकी मैं बात करूं ऊंचाई की, तो यह जो है किधर चला गया भाई, 60 किलोमीटर, है ना, 60 किलोमीटर ऊंचाई पर है। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में जो चौथा आपको दिखेगा, इसका नाम है हिस्पर, है ना, इसका नाम क्या भाई, हिस्पर इसका नाम है ना, हिस्पर। ये सब ये चारों का चारों ग्लेशियर है, ध्यान रखिएगा ना, हिस्पर। और ये जो है 61 किलोमीटर ऊंचाई पर है, ठीक है। तो आपको लोकेशन भी पता चल गया है। तो पता है प्रश्न कैसे पूछे थे एग्जाम में, हालांकि ये सारी चीजें मैं मैप पे भी दिया हूँ, जो आपको ये जो हैंडरिटन नोट्स दूंगा ना भाई, ये मेंशन कर दिया हूँ एक एक पॉइंट, इसलिए कह रहा हूँ ना, यहाँ पे हम लोग अच्छे से चीजों को पढ़ भी लेंगे, और जब मैं आपको रिविजन के लिए यहाँ पे जो ये नोट्स दूंगा तो आपके सामने डायग्रामिकली सब कुछ होगा। तो जाहिर सी बात यार, आपको देखने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपने वीडियो में सब कुछ समझ लिया, उसका लोकेशन कहाँ है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सबसे है ना, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। हालांकि बहुत कुछ में से मैं सब कुछ पढ़ा ही देता हूँ, छोड़ता कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए नहीं छोड़ता हूँ। खासतौर पे जो सेक्शन मुझे पता है कि भाई लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वहाँ उसका मैं सारे पॉइंट कवर करता हूँ और नहीं छोड़ता हूँ। कारण क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ से चीजें न्यूज में भी रहा था, तो वो सारी चीजें मैं आपको करंट अफेयर्स वाला सेक्शन में कंप्लीट करवाता हूँ, आपको पता ही होगा, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका लोकेशन फ्रेंड्स आप देखिएगा, तो ये जैसे मैं आपको बता ना कि काराकोरम श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें सबसे ऊंचाई पर ये K2 गॉडविन एंडस्टीन है। यहाँ पे आपको सियाचिन दिखेगा ग्लेशियर, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ग्लेशियर मतलब कि हिमनद, ठीक है। उसके बाद आपको बाल्टोरा दिखेगा, और उसके बाद यहाँ पे बेफो दिखेगा, कितने ऊंचाई पर है मैं सब चीज यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, ठीक है, सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि भाई काराकोरम श्रेणी में का जो है, सॉरी, सियाचिन जो है कौन से श्रेणी पर स्थित है, मैं फिर से कर रहा हूँ, सियाचिन जो ग्लेशियर है या फिर सियाचिन जो हेमनद है कौन से श्रेणी पर है, तो आप कहिएगा सर सियाचिन बोले, बाल्टोरा बोले, बेफो बोले, चाहे हिस्पर बोले, ये सब का सब जो है काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम श्रेणी क्या है, तो भाई पर्वत है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी डाउट होता है तो डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं, आपको पता होगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं लद्दाख श्रेणी। मैंने आपको बताया ना कि ट्रांस हिमालय का 4 हिस्सा, पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा कौन सा, तो आप कहिएगा सर तीसरा है जास्कर श्रेणी, चौथा कैलाश श्रेणी। तो अभी हम लोग लद्दाख श्रेणी का दूसरा को देखते हैं, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनते क्या है कि विश्व के सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, तो विश्व के सबसे बड़ी ढाल वाली जो चोटी है ना राकापोशी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रश्न पूछे जाते हैं कि राकापोशी जो है, राकापोशी जो श्रेणी है, सॉरी चोटी जो है, मैं फिर से कर रहा हूं, विश्व के सबसे बड़ी ढाल वाली जो चोटी है जिसका नाम है राका, विश्व का मैं बोल रहा हूँ, पूरे विश्व का, जिसका नाम है राकापोशी, ये लद्दाख श्रेणी का ही हिस्सा है। कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा मैं मेंशन कर दिया हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि डायग्राम का जरूरत पड़ता है, ठीक है, और बुक में डायरेक्टली पढ़ लीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई राकापोशी कहाँ पे है। तो भैया देखो यहाँ पे राकापोशी जो है चोटी है, ठीक है, देख सकते हैं। और ये जो है कौन सा श्रेणी है, तो आप कहिएगा सर ऊपर में, सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय था,
काराकोरम श्रेणी था, उसके बाद ये लद्दाख श्रेणी होगा, ठीक है ना। तो लद्दाख जो कि रकापोशी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ी जो है ढाल वाली चोटी है रकापोशी। कौन सा श्रेणी का हिस्सा है? लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी तो मैं आपको एकदम बेसिक से सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। जब हम लोग रिवीजन करेंगे ना, तो भाई पूरा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जो है हार्डली मैं 2.5 से 3 घंटा में पूरा टॉपिक में कवर करवा दूंगा। तो वो अभी नहीं, जब आपका एग्जाम का टाइम नजदीक आएगा तब मैं करवाऊंगा वो। अभी तो हम लोग चीजों को डिटेल में करेंगे, क्योंकि आपको मेंस भी देना है। तो आप भी अगर कहानी पता है, चीजें पता है, डायग्राम पता है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, क्वेश्चन को लिख भी बहुत अच्छे से सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर जो है कैलाश के रूप में स्थित है। यहाँ पे देखिएगा कैसे, तो ये जो तिब्बत में चला गया तो उसको उसका जो नाम दे दिया गया भाई कैलाश। एक बार समझ लीजिए फिर से, मैं क्या बोला, लद्दाख श्रेणी दक्षिण पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी के रूप में स्थित है। नहीं समझ में आया? जरा सा देखिएगा, यहाँ पे मैं बताया था ना भाई, ये जो आपको दिख रहा होगा ये तो कौन सा श्रेणी है, तो आप कहेगा सर अभी आपने बताया लद्दाख, और उसके जस्ट सामने सामने आपको दिख सकता है भाई, यहाँ पे दक्षिण पूर्व में ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा हो, जिस जो कि कैलाश श्रेणी हम लोग देखे थे ना, तो भाई वो इसी का हिस्सा है, लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। ये थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, कह रहा है कि यह श्रेणी सिंधु नदी व इसका सहायक नदी जो कि श्योक नदी के बीच जल विभाजक का भी कार्य करती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाता है कि जल विभाजक का काम जो है दो नदी का कौन कौन सा, तो सिंधु नदी और जो श्योक नदी है उसका जल विभाजक काम जो है कौन सा श्रेणी करता है, तो ये लद्दाख श्रेणी करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे जास्कर श्रेणी। आइए इसे हम लोग देखते हैं, मैं कलर चेंज कर लूं, जस्ट वेट। देखिए ये जास्कर श्रेणी है। तो जास्कर श्रेणी की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि सबसे लास्ट वाला हिस्सा होगा, है ना। सबसे आप देखिएगा तो सबसे दक्षिण में पड़ेगा, ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिण वाला एरिया है। तो कह रहा है कि यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। आपने देख लिया दक्षिणी श्रेणी कैसे है, तो आपको पता चल गया भाई, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ये कौन सा हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा है ना। तो आप कहिएगा सर ये तो जैसी बात है जास्कर श्रेणी है। तो अगर मैं बात करूं तो नंगा पर्वत, इस पर्वत श्रेणी की, कौन सी पर्वत श्रेणी की, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो आप कहिएगा सर नंगा पर्वत की मैं बात करूं तो ये कौन सा श्रेणी का हिस्सा है, तो आप कहिएगा सर यह जो है जास्कर नहीं, हाँ जास्कर श्रेणी का हिस्सा है ना, यहाँ पे जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। और ये नंगा जो पर्वत देख रहे हैं ना यहाँ पे, नंगा पर्वत, यह जो है जास्कर श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि नंगा पर्वत इस श्रेणी की जो है सबसे, इस श्रेणी मतलब कि जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच से ही सिंधु नदी, कई बार प्रश्न पूछे गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे माइंड पे सेट कर लीजिए। तो प्रश्न यहाँ से पूछे गए कि भाई सिंधु नदी जो है कौन से दो श्रेणी से निकलता है, तो अगर मैं बात करूं तो यह जो है लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच से होकर ही कौन सा नदी, तो सिंधु नदी निकलती है ना। सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का ही नाम है अफवाह तंत्र, है ना, भारत का अफवाह तंत्र, तो भाई वहां पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ पे इतना समझिए, चूंकि हम लोग हिमालय वाले क्षेत्र को कवर कर रहे हैं ना। तो ये तो अभी मैंने आपको दिखा दिया, जो ट्रांस हिमालय जो है ये हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। ट्रांस हिमालय को क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो हिमालय से पहले हो गया था, मैंने आपको बताया था ना। तो हिमालय का निर्माण के लेके कल के क्लास में बताया हूं कि भाई हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, उसका निर्माण कहाँ से हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बताया हूँ सारी चीजें। तैतीस सागर के नाम आपने जरूर सुना होगा, वलित पर्वत आपने जरूर नाम सुना होगा, जो कि मैंने कल पढ़ाया हूँ। तो ये सब जाके आप देख लीजिएगा कल के क्लास में, ठीक है। तो हिमालय का जो हिस्सा है ये तीनों है, एक तो बृहद हिमालय है, दूसरा लघु हिमालय है, मध्य हिमालय, और तीसरा जो है यहाँ पे बाह्य हिमालय, ठीक है। तो इसे आइए कवर करते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है ना। और ये जरूरी भी है। ट्रांस हिमालय को क्यों नहीं हिमालय श्रेणी में रखा गया है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, भैया आपको पता होना चाहिए कि इसका निर्माण जो है ट्रांस हिमालय का हिमालय से पहले हो गया है, ठीक है। इस कारण से आप कहेंगे सर कैलाश श्रेणी तो बताया नहीं, भैया कैलाश श्रेणी मैंने आपको नहीं बताया इसलिए क्योंकि आपको जरूरत भी नहीं पड़ता उसका। कैलाश श्रेणी जो है ये लद्दाख श्रेणी का ही हिस्सा है,
ठीक है। और मैक्सिमम एरिया जो है आप मतलब कि पूरे ही आप देख सकते हैं ये तिब्बत में पड़ता है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पे पड़ता है, इसका लोकेशन क्या है, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा भाई तिब्बत में है। इतना ही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने लोकेशन भी देख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं भैया बृहद हिमालय को, ठीक है, जो कि हिमालय का जो है ये सबसे ऊंची पहाड़ियां है या फिर हिमालय है, ठीक है। चलिए, और सबसे ऊंचा ऊंचा जो पर्वत है तो इसी में पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोकेशन पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक मैं मैप बना लेता हूँ कि भाई इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो ये अपना पैरासेंडे है, जरा सा देख लीजिएगा ना। एकदम आराम से समझ, देखिए वीडियो आपको स्लो लग रहा है ना, तो आप फास्ट करके देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है ना। सारे सुविधा तो आपको मैं दिया हूँ यार, आप क्या दिक्कत है। और इसमें भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं चीजों को तो फिर दिक्कत होगी ना। तो जब आप लोगों को इतना सुविधा मिला है तो यार इसका फायदा उठाइए और अच्छे स्कोर करिए एग्जाम में। सॉरी यार, ये क्या कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम में अच्छे से स्कोर करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और रिवीजन जरूरी होता है मेरे भाई, मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हिमालय को हम लोग देखने वाले हैं, तो जो कि 3 श्रेणी है भाई हिमालय का। एक तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से शुरू होता है कहानी और यहाँ पे जाके अंत होता है, जो कि महान हिमालय है ये, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा है हम लोगों का यहाँ पे भाई, आपके अगर सर दूसरा का नाम आप बता दीजिए। बता दिया हूँ, आप लोग बताइएगा कौन क्या है इसका नाम। और तीसरा यहाँ पे आपको दिखेगा नाम इसका, भाई मैं बार बार नहीं बोलूंगा, इसका नाम है सबसे ऊपर वाला का भाई महान हिमालय, ठीक है। लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, और ये जो है बाह्य हिमालय, ठीक है। इसका अलग अलग नाम भी रहता है, तो ये तीनों आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस हिमालय को देखते हैं, कौन सा हिमालय को, तो आप कहेगा सर महान हिमालय को, ठीक है। चलिए, तो महान हिमालय की मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका विस्तार जो है नंगा पर्वत से नमचा बरुआ पर्वत तक है। ये कैसे सर, तो यहाँ पे नंगा पर्वत आपको दिखेगा, ठीक है, नंगा पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नंगा पर्वत से कहाँ पे, तो यहाँ पे नमचा बरुआ पर्वत दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ये नमचा बरुआ पर्वत अरुणाचल प्रदेश में दिखेगा, ठीक है। तो नमचा बरुआ पर्वत तक इसका जो है फैलाव है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ताकि ये सारी चीजें मैं आपको मैप पे भी बता दिया हूँ भाई, तो आप लोगों के लिए कई सारे ऑप्शन लेके आऊँ ताकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए ना भाई, हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। देखो नंगा पर्वत यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये है नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत। और नमचा बरुआ पर्वत यहाँ पे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये जो महान हिमालय जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना भाई, महान हिमालय, तो इसका जो आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका है जिसे हम लोग बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है। महान हिमालय को ही बृहद हिमालय कहा जाता है, नाम आप जरूर सुना होगा, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं भाई, ये इस तरीके से इसका जो है फैलाव है। कहाँ भाग रहे हो यार, इधर से उतारिए, ठीक है ना। यहाँ से ये जो आपको दिखेगा, ये वाला जो क्षेत्र दिखेगा, ये सब ये बृहद हिमालय है, ठीक है। यहाँ तक जो है फैला हुआ है नमचा पर्वत पर तक। तो नंगा पर्वत से लेके नंगा पर्वत से लेके नंगा पर्वत से लेके मैं फिर से कर रहा हूँ, नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ पर्वत तक जो है बृहद हिमालय का क्षेत्र फैला हुआ है। आइए कौन कौन से की पॉइंट है हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लंबाई कहाँ से देखेंगे, तो आप कहिएगा सर यहाँ से नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ तक जो इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई में बोल रहा हूँ, ऊंचाई नहीं बोल रहा हूँ। तो लंबाई इसकी है, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये 2500 किलोमीटर है, ठीक है, 2500 ये किलोमीटर है, जो कि यहाँ पे भी मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसकी औसत ऊंचाई जो है कौन किसका, तो बृहद हिमालय बोलिए चाहे हिमाद्री बोलिए। अच्छा, हिमाद्री क्यों बोला जाता है इसे, तो आप देख सकते हैं इसका भी मैक्सिमम एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ये बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है।
या फिर यहीं पे मैं अगर बोल देता हूँ ना, क्योंकि सबसे ऊंचाई पे है तो मैक्सिमम एरिया जो है बर्फ से ढका हुआ, जैसे इसलिए जो है बृहद हिमालय को या महान हिमालय को कह सकते हैं, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है ना, क्योंकि मैक्सिमम एरिया किससे ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है। तो ये छोटे छोटे डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। और इसकी जो औसत ऊंचाई है किसका, तो महान हिमालय की 6100 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई में बोल रहा हूँ, औसत ऊंचाई। और यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक चोटी, विश्व का सर्वाधिक ऊंची चोटी, ठीक है, ऊंची चोटी जो है, जितने भी विश्व का सर्वाधिक ऊंची चोटी है इसी श्रेणी में पाया जाता है। कौन सी श्रेणी में, या फिर हिमालय आप बोलेगा, कौन से हिमालय में, तो महान हिमालय बोलिए, चाहे बृहद हिमालय बोलिए, चाहे हिमाद्री बोलिए, ठीक है, तो उसी में पाया जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट का आपने नाम जरूर सुना होगा, तस्वीर में यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें, मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है ना, जो कि 8800 कितना, तो 8848 मीटर इसकी टोटल जो है, ये मीटर में ऊंचाई है। और कौन से हिमालय का हिस्सा है माउंट एवरेस्ट, तो आप कहिएगा, देखिए माउंट एवरेस्ट की बात करें, चाहे धौलागिरी की बात करें, अन्नपूर्णा की बात करें, यहाँ पे मकालू की बात करें, कंचनजंगा की बात करें, ये सब का सब जो है ना महान हिमालय में, मैं जितने भी कह रहा हूँ ना कि भाई जितने भी ऊंची चोटियां है, ये सब का सब जो है इसी हिमालय में, महान हिमालय में ही पाया जाता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक एक करके हम लोग चीजों को देखते हैं। आगे यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको मेंशन करके बता भी दिया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट हो गया, जो कि विश्व के सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इसी हिमालय का हिस्सा, सॉरी महान हिमालय का ही हिस्सा है, महान हिमालय पाया जाता है। कंचनजंगा की बात करें, मोकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और नंगा पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है, ये सब का सब जो है महान हिमालय का, किसका, तो महान हिमालय का हिस्सा है, या फिर महान हिमालय में पाया जाता है। प्रश्न यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी महान हिमालय का हिस्सा है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एवरेस्ट जो पर्वत है, जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे बताया इसका पूरा नाम माउंट एवरेस्ट है, तो को जो है पहले तिब्बत में किस नाम से जाना जाता था, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो एवरेस्ट को जो है कहाँ पे, तो तिब्बत में चोमुंग लुंगमा के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ होता था पर्वतों की रानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। जब आप रिवीजन करेंगे, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा, तो यहाँ पे आपको जितने भी श्रेणी है यहाँ पे आपको दिखेगा, जो कि महान हिमालय का हिस्सा जो है वो सब दिखेगा। तो आप क्या करिएगा, एक बार ससरी निगाहों से यहाँ पे अपने दिमाग को दोहराइएगा। जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो आपके माइंड में वो चलना चाहिए, ठीक है। नमचा पर्वत की मैं बात करूँ तो ये भी उसी का हिस्सा है, नंगा पर्वत की बात करूँ तो वो भी उसी का हिस्सा है ना, महान हिमालय का हिस्सा है। तो ये इस तरीके से चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे, और जो महत्वपूर्ण की पॉइंट था, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैं सब कुछ बताते जाता हूँ, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। यहाँ से कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। तो देखिए महान हिमालय के दक्षिण में कहाँ पे, तो महान हिमालय आपने देखा है भाई, ये महान हिमालय था और इसके दक्षिण इधर पड़ता है, तो इसके दक्षिण में कौन है, महान हिमालय के दक्षिण में। और शिवालिक जो है, शिवालिक कौन सा, एक बार मैप पे देख लेते हैं भैया शिवालिक कौन सा है। तो रुकिए, मैं आपको 110 नोट्स पे लेके चलता हूँ, ठीक है। हाँ किधर चला गया, यहाँ पे देखिएगा, है ना, ये महान हिमालय है, महान हिमालय, ये शिवालिक है, चाहे बाह्य हिमालय कह सकते हैं। तो महान हिमालय कौन से, लघु हिमालय जो है महान हिमालय के दक्षिण में, और शिवालिक के जो है, या शिवालिक बोल सकते, चाहे यहाँ पे बाह्य हिमालय बोल सकते, तो उसके उत्तर में है, वैसे यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि आपको यहाँ पे भी दिखेगा सारी चीजें, यहाँ पे भी मेंशन करता हूँ, महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। तो देख सकते हैं महान हिमालय के दक्षिण में और बाह्य हिमालय के उत्तर में कौन है भाई, ये लघु हिमालय है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, है ना भाई, ये लघु हिमालय है। और ये जो सबसे लास्ट में दिख रहे हैं, है ना, अगर महान हिमालय के संदर्भ में बात करूँ तो ये सबसे दक्षिण में जो है आपको दिखेगा कौन सा, तो बाह्य हिमालय। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है, जरा सा देखिएगा, कह रहा है कि महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में विस्तारित है कौन सा, लघु हिमालय। लघु हिमालय बोली चाहे मध्य हिमालय बोली, नाम से पता चलेगा लघु या मध्य, मतलब कि बीच का होगा,
दोनों का बीच का, तो ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है कई श्रेणियां पाई जाती है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपको ना इसे ध्यान में रखना है और रिवीजन कर लेना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको रटने की जरूरत कतई नहीं है। जब आपके सामने ये नोट्स होगा ना, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि अच्छा ये इस हिमालय का हिस्सा है, और यही अप्रोच होना चाहिए आपका। तो देखिए पीर पंजाल की मैं बात करूं, जो कि अच्छा पीर पंजाल अभी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। धौलाधार की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नागटिबाग उत्तराखंड में पड़ता है। कुमायूं जो है उत्तराखंड में पड़ता है। और महाभारत श्रेणी आपको पता होना चाहिए नेपाल में पड़ता है। तो ये सब का सब जो है किसका हिस्सा है, तो आपके एक सर यह जो है लघु हिमालय बोले चाहे मध्य हिमालय का ये हिस्सा है। ठीक है, अब कुछ चीजें और यहाँ पे देख लीजिएगा। लघु तथा मध्य हिमालय के बीच कई जो है घाटियों का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कश्मीर घाटी हो गया जो कि जम्मू कश्मीर में है। कुल्लू कांगड़ा की घाटी हो गया जो हिमाचल प्रदेश में है। काठमांडू घाटी की मैं बात करूं तो ये नेपाल में है। ये किसके बीच में है, तो लघु हिमालय और ये जो है महान हिमालय के बीच में है। ठीक है, लघु हिमालय, ये महान हिमालय है और ये लघु हिमालय, तो इसके बीच में है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए लघु हिमालय का लघु हिमालय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन भी करते हैं लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों के लिए जो है प्रसिद्ध है, जिसके अंतर्गत जो है शामिल है कुल्लू मनाली, आप नाम जरूर सुना होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है ना। कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, डलहौजी को हो गया, धर्मशाला हो गया, शिमला हो गया, ये सब का सब जो है ना कहाँ पे है, तो आपके सर हिमाचल प्रदेश में है। कौन से श्रेणी का हिस्सा है, तो लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सब का सब हिमाचल प्रदेश में है। अगला यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्मोड़ा का, मासूरी का, मंसूरी का, चमोली का, ये सब उत्तराखंड में है, ये भी लघु हिमालय का हिस्सा है। और इसकी औसत ऊंचाई की मैं बात कर लूँ लघु हिमालय का, तो ये 3700 से लेकर 4500 मीटर जो है इसकी औसत जो है ऊंचाई है, मीटर में बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए लघु हिमालय की श्रेणी की जो है ढाले पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है भैया, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड में जो है बुगियाल या फिर पयार के नाम से जाना जाता है। ये लाइन इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इस लाइन को ध्यान रखेंगे। सबसे लास्ट में आप हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे शिवालिक या बाह्य हिमालय। आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अब हिमालय का आपको यहाँ पे लोकेशन तो पता चल ही गया होगा कि सर बाह्य हिमालय कहाँ पे है, लघु हिमालय कहाँ पे है, मध्य हिमालय कहाँ पे है, सॉरी महान हिमालय कहाँ पे है, मध्य हिमालय कहाँ पे है और लघु हिमालय कहाँ पे है, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो सबसे लास्ट वाला हिमालय को देखते हैं, जिसका नाम है भाई कौन सा, तो आपके एक सर इसका नाम है बाह्य हिमालय, सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई, जिसे शिवालिक बोलिए चाहे बाह्य हिमालय बोलिए, इसी का नाम है। तो देखिए यह लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है, मैं आपको बता दिया हूँ। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों को पश्चिम में क्या कहा जाता है, दून, जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। और पूर्व में अगर मैं पूर्व में से कहा जाता है द्वार, जैसे हरिद्वार हो गया। और ये सब उत्तराखंड में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में कश्मीर पहाड़िया तथा अरुणाचल प्रदेश में जो है डाफला, मिरी, अबोर या जो है मिशमी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और इसकी औसत ऊंचाई है 900 से लेकर 1200 मीटर तक। तो इसका सारे की पॉइंट मैं बताने का कोशिश किया हूँ। देखिए हिमालय का विभाजन की मैं बात करूं तो ये तो हम लोग ऊंचाई के आधार पे देखे हैं। कल के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, दर्रा उर्रा भी कंप्लीट कर लेंगे, जो जितने भी दर्रा है, जितने भी पासेस है उसको भी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे नदी के आधार पर जो है हिमालय का विभाजन किया गया है। ठीक है, उसे कल की क्लास में देखेंगे। खैर अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीजें और देख लीजिए जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा एरिया था, जरा सा देख लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा सा देखिएगा। तो ट्रांस हिमालय का आप जो यहाँ पे 3 श्रेणी आपको दिखेगा, है ना, ये तीनों श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये जो बीच वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका नाम दिया गया है इंडो सांगपो सच्चर जोन। ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, यहाँ पे आपको दिखेगा महान हिमालय है ना भैया, ये महान हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है, तो इंडो सांगपो सच्चर जोन अलग करता है। ठीक है, एक मिनट,
देखिए ये महान हिमालय है, जरा सा देखिएगा, मैंने आपको बताया भाई ये महान हिमालय है। तो महान हिमालय को कौन अलग करता है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के जो बीच का क्षेत्र है, मैं फिर से कह रहा हूँ, महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है इंडो सांगपो सच्चर जोन। लिख भी दिया हूं, ट्रांस हिमालय से महान हिमालय को अलग करता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर, अच्छा ये तो आपने बता दी ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन अलग करता है, तो आप कहिएगा इंडो सांगपो सच्चर जोन। अब एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ठीक है, कि महान हिमालय को किससे, तो लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो भाई लिख भी दिया हूं यहां भी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला जो क्षेत्र है इसका नाम क्या है, जरा सा ये देखिएगा, है ना, इस तरीके से मैं बना देता हूं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट है ये, है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। किसको अलग करता है? तो महान हिमालय को किससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, ध्यान रखिएगा। अब एक और होगा, तीसरा भी होगा भाई, है ना। तो अब यहाँ पे लघु हिमालय को बा हिमालय से कौन अलग करेगा? तो मेन बाउंड्री फॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे भी लिख दिया हूँ और डायग्राम में भी आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा, तो ये सारी चीजें कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ चीजें यहाँ पे पमीर के गांठ के लेके मैं बता देता हूँ, ये कहाँ पे है, ठीक है, तो जरा सा आप मैप पे ही समझ लीजिए, ठीक है। और एक खैबर दर्रा का नाम आपने जरूर सुना होगा भाई, खैबर दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि आपको मैप पे दिखेगा। तो देखो ये ट्रांस हिमालय यहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए। ट्रांस हिमालय के ऊपर में आपको दिखेगा पमीर का गांठ, है ना, जो कि यहाँ पे इधर से हिंदू कुश पर्वत जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो आके मिल जाता है। और यहाँ पे जो आपने देखा है, ठीक है, ये वाला जो एरिया देखा है आपने, और कैलाश श्रेणी का भी कुछ हिस्सा, कैलाश श्रेणी कह सकते हैं, यहाँ पे कुनलुन का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, कुनलुन श्रेणी यहाँ पे आप देखेंगे, जो कि ये जो हिंदू कुश पर्वत है ये पाकिस्तान में पड़ता है, और कुनलुन श्रेणी जो है ये कहाँ पे पड़ता है? चाइना में पड़ता है। तो ये दोनों जो है, एक तो इस साइड से है ना, पूर्वी साइड से आप देखेंगे तो कौन सा श्रेणी है, तो आप कहिएगा सर ये तिब्बत में पड़ता है कुनलुन श्रेणी, ठीक है। और अगर यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से देखिएगा इधर से, तो पमीर घाट को जो यहाँ पे पमीर घाट में जाके मिलता है, ये हिंदू कुश श्रेणी है ना, या फिर हिंदू कुश पर्वत। और यहाँ पे आपको ऊपर में दिखेगा पमीर घाट, है ना, ये पमीर का घाट। तो ये कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो ये ट्रांस हिमालय के ऊपर में है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रांस हिमालय का 3 श्रेणी था, मैंने आपको बताया था कौन कौन सा, तो आप ये सर कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो उसके ऊपर में पमीर का घाट है, ठीक है ना, ये भी पहाड़ी है, ठीक है। तो ये पमीर का घाट ना भाई, तो साधारण शब्दों में मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे ट्रांस हिमालय के ऊपर एक गांठ बना हुआ है, जो कि ये पर्वत का गांठ है, इसे बोल सकते हैं। तो इसके जो है पूरब साइड में इधर भी पर्वत गया है, जो कि कुन्नुल श्रेणी है, और पश्चिम साइड भी आपको देख सकते हैं ये हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है, ये पमीर का गांठ है। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय के सबसे ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये पमीर का घाट है। और पमीर का घाट कहाँ पे पड़ेगा, तो ये चाइना में पड़ता है, चीन में पड़ता है, ठीक है। पामीर के पठार से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई विश्व के छत के नाम से किसे जाना जाता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, विश्व के छत के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। विश्व के छत के नाम से पामीर के पठार को जाना जाता है, ठीक है। आपने देख लिया उसका लोकेशन कहाँ पे है। अच्छा यहाँ पे एक खैबर दर्रा के नाम जरूर सुना होगा, मैं आपको पढ़ाया था मध्यकालीन भारत का इतिहास, वहां पे खैबर दर्रा का मैंने चर्चा किया था। तो जितने भी आप देखिएगा तो खास तौर पे मुस्लिम आक्रमणकारी जो आक्रमण किए हैं, तो इसी खैबर दर्रा, ये खैबर जो दर्रा था ना, ये जैसे से बताइए पहाड़ को काट के जो है ये दर्रा बनाया जाता है, रास्ता आने जाने का, उसी को कहा जाता है सॉरी दर्रा, ठीक है। तो ये जो खैबर दर्रा था, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई खैबर दर्रा, तो यहीं से ये जो है, चाहे मैं बाबर की बात करूं, चाहे इससे पहले जो जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण किए थे भारत के क्षेत्र में, तो इसी क्षेत्र से खैबर दर्रा से आक्रमण किया था। खैबर दर्रा का लोकेशन कहाँ पे है, तो आपने देख लिया हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, और वहीं पे उसका लोकेशन है, ठीक है। पमीर के गांठ आपने देख लिया, विश्व का छत या फिर झोपड़ी कहा जाता है, झोपड़ी नहीं कहा जाए, विश्व का छत कहा जाता है पमीर घाट को, या फिर एशिया का रिड, एक आपने जरूर सुना होगा एशिया का रिड कैसे कहा जाता है, तो पमीर घाट को। फ्रेंड्स यहीं पे मैं क्लास को एंड करता हूँ, क्योंकि लगभग 1 घंटा के आसपास का वीडियो हो गया है। तो बाकी जो सेक्शन है और जो दर्रा रह गया है उसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अगले क्लास में, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दूँ सब कुछ डायग्रामिकली, ठीक है। और बाकी जो चीजें रह गया है
आप देखेंगे तो हिमालय का विभाजन प्रादेशिक विभाजन है ना, नदी के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है, तो वो आप सबको पता है। जैसे 4 भागों में, पंजाब हिमालय, कमायू हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो वो हम लोग कल की क्लास में पूरा कर लेंगे, ठीक है। देखिए आज मैं स्लो से इसके बारे में मेंशन भी करता हूँ, आज स्लो से इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि यार मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जल्दी के चक्कर में क्या होगा, अगर चीजों को नहीं बताएंगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे इस चीज को, है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आप गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरा मोटिव है कि मैक्सिमम स्कोर करना आप लोगों का, और ये डेफिनेटली आप करेंगे, ठीक है। इतना करिए, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना करके जाइए ना, मॉक टेस्ट दीजिए ना, फिर आपको पता लगेगा ना कि सर जो पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली यार मेरे अच्छे स्कोर होता है। और मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोगों का एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन सही हो, ठीक है। तो पहले वीडियो आपको को देखना है, उसके बाद पीडीएफ को पढ़ना है। मैं फिर से कर रहा हूँ, पहले वीडियो को देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, ठीक है। सारे पीडीएफ आपको आपके क्लास में मिल जाएगा, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। बाकी जो क्लासेज चल रहा है, जैसे आपको मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में आप लोग का बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, बाकी जो अन्य क्लास चल रहा है, करंट अफेयर्स का, स्पेशल बिहार की बात करें, चाहे अन्य क्लास में बात करूं, तो सारी क्लासेज जो चल रहा है, तो भाई सारी क्लास आपको अटेंड करना है, और सभी को एक साथ में, जो हम लोग का ये लक्ष्य है 100 दिन में ये पूरा करना है, बिल्कुल आप डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है, सारे सेक्शन। और आपका साथ में रिवीजन भी करते आपको जाना है, हालांकि मैं पढ़ाता हूं तो आपको रिवीजन भी करवा देता हूं, लेकिन आपको भी रिवीजन करना है सैटरडे संडे को अच्छे से, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रादेशिक विभाजन से जो है हम लोग कल शुरू करेंगे, और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है ना, वो कंप्लीट करने के बाद दर्रा को देखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे उत्तर भारत के मैदान को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी छोटे छोटे पॉइंट है तो उसे हम लोग कवर करके अगले टॉपिक पे हम लोग भारत के अपवाद पे पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।